नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर जो लेकर आए हैं वो है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो पेपर हुआ था, जो कि 2, 3 और 6, 7 जो मार्च को हुआ था। तो दो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो 6 मार्च का हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो बस आपको करना क्या है कि आपको ध्यान से देखना है और अपने नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 दिन। तो इसको जो है तीसरा पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 6 मार्च का, और 7 मार्च का पेपर मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है यहाँ पर 148 के बारे में पूछा गया है कि एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो देखिए, 148 जो अनुच्छेद है वो आपको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बात करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अभी करंट में भारत के सीएजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी जो है बोला जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो क्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कृपा करें कि कौन है अभी सीएजी करंट में और 148 अनुच्छेद में इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अगस्त 2021 में, देखिए ये पुराना न्यूज़ है लेकिन अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्रों, यानी कि जो है आपको ध्यान रखना है कि असंगठित जो श्रमिक थे यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर थे, उनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है ई श्रम कार्ड भी बनाए जा रहे थे। तो ई श्रम पोर्टल ही जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है चौथा सही होगा, और इसमें जो है जो असंगठित जो वर्कर थे उनको लिए जो है ये व्यवस्था की गई थी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की परीक्षा करने की जिम्मेदारी, तो देखिए 148 में अनुच्छेद में जिसका जिक्र है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उन्हीं का जो है कार्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की जो है यहाँ पर समीक्षा की जाए। तो आंसर होगा डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए, क्वेश्चन है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी, तो कौन अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए जो है व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो देखिए, सहाना ए मंडी जो है ये आपको ध्यान रखना है। माल की आपूर्ति जो है सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के जो है सहाना ए मंडी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे 4 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इसके जो है बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो देखिए, जिसमें से एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। तो बीकानेर इसका ए का होगा, हो जाएगा बन। उसका देखिए, जो आईसीएआर का एक संस्थान है जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, तो देखिए कॉटन का कहाँ पर है, तो नागपुर में है। उसके बाद आईसीआर का अलग एक शाखा है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कटक में है, तो बिल्कुल तीसरा सही होगा। उसके बाद अलग है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है रिसर्च, जो कि जिसका बेंगलुरु में है। तो देखिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका थर्ड आंसर सही होगा। और देखिए, चारों याद रखिएगा अलग, इसको नोटबुक में नोट करके और इसको लगातार रिवाइज करते रहिएगा। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय बीकानेर में, जबकि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, जबकि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि वैश्विक तापन मानव गतिविधियाँ मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, तो जो कि यहाँ पर तापमान वृद्धि के बारे में बताया गया है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है कि वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। और इसीलिए जो है यहाँ पर पेरिस में समझौता हुआ COP15 में, जिसमें कि जो है
आपको ध्यान रखना है बहुत सारे जो है निर्णय लिए गए, जिसमें कि भारत ने भी अब जाकर जो है 2022 में 2070 तक जो है नेट जीरो बनने का यहाँ पर फैसला लिया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी रखा गया, जो कि 2030 तक 17 गोल को जो है प्राप्त करना है। तो ये सब जो है आपको जलवायु जो परिवर्तन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए ये सब कदम जो है उठाया गया है। तो दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चौथा स्टेटमेंट सही हो, चौथा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। उसका क्वेश्चन है कि उस समूह की आपको पहचान करना है जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं, जिसको थैलोफाइटा कहा जाता है। तो थैलोफाइटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ग्लेन टी सीबोर्ग। इनके सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया है? तो देखिए जो एलिमेंट 106 है उसको जो है सिबोर्गियम नाम दिया गया है, जो कि ग्लेन टी सीबोर्ग जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनके सम्मान में जो है अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा जो है जो कृत्रिम तत्व है तत्व 106 को इनाम दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर कौन सा समूहों की पहचान नहीं की जाती है? तो देखिए धार्मिक समूह की पहचान की जाती है, अनुसूचित जाति की, जनजाति की यानी कि SC ST और धार्मिक समूह की पहचान की जाती है, जो कि निरी जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एक। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो देखिए समूह 1 है और समूह 17 है, इससे जो है मेल खाता है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही होगा। और हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता तो एक कानून बनाया गया था 2016 में एक्ट के द्वारा। तो देखिए दिवाला और शोधन जो है अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? तो देखिए 180 दिनों के भीतर जो है पूरी करनी होती है, यानी कि कुल 6 महीने के भीतर जो है पूरी प्रक्रिया जो है निपटानी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पहला 180 दिन। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सत्य कथन जो है पूछा जा रहा है कि COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि COP जो है 28 का आयोजन जो है UAE में होने वाला है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। COP 27 मिस्र में आयोजित होने वाला है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो COP 28 दिल्ली में नहीं बल्कि UAE में होने वाला है, तो इसको गलत है। और पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP1 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया था 1995 में। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में। अब देखिए B या C दोनों में से एक तो गलत तय है, क्योंकि पहला 2 जगह नहीं हो सकता। तो देखिए B और C तो बिल्कुल नहीं होगा। ए आपको जरूर इस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो केवल B ही यहाँ पर सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋतु है और भारतीय कैलेंडर के जो महीना है उसके जो है बताना है, जो कि हिंदी कैलेंडर है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बसंत ऋतु जो आती है वो आपको आश्विन और कार्तिक के आसपास आती है। तो सॉरी चैत्र और वैशाख के समय में बसंत ऋतु आती है। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो बसंत ऋतु है वो चैत्र और वैशाख के, जबकि ग्रीष्म ऋतु जो आती है ज्येष्ठ और आषाढ़ में, वर्षा ऋतु आती है सावन और भाद्र में, जबकि शरद ऋतु आती है आश्विन और कार्तिक में। तो इस तरह से A का 1, B का 4, C का 3, D का 2। तो आंसर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो देखिए शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या जो है F.E. फ्रिच के द्वारा जो है यहाँ पर किया था। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये व्याख्या इन्होंने 1935 में की थी, F.E. फ्रिच। तो करेक्ट आंसर दूसरा सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित जो है एडटेक है समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3 NEAT, ध्यान रखना है, नीट 3.0 जो है लॉन्च किया। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक समान त्वरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक समान त्वरण के लिए सही कौन सा है? तो देखिए मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें त्वरण जो है एक समान होती है। तो आंसर 4 ही यहाँ पर सही होगा। जबकि घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु एक समान त्वरण प्रदान कर सकती है, बिल्कुल गलत है। स्प्रिंग की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है, नहीं। अस्थिर चाल से गतिमान वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है, बिल्कुल गलत। तो इस तरह से आपको आंसर 4 ही होगा।
और देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए 1924 का जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पर बेलगांव कर्नाटक में, जिसमें गांधी जी ने एकमात्र जो है सेशन में अध्यक्षता की थी। तो इसको ध्यान रखिएगा। 1925 में प्रथम भारतीय महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू जी 1925 में। जबकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो जिसमें अंबिका चरण मजूमदार थे। जबकि 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो इतना मैंने बताया है, आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा, जब प्रेरित धारा की जो उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा जो है लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब होती है तो प्रेरित धारा जो है उच्चतम होती है। इसको जरूर ध्यान रखना है। तो आंसर 4 होगा सही। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्लेटी हेलमिंथिस जो में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। तो देखिए फ्लेम कोशिक इसका सही उत्तर होगा। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, जिसमें कि सूची 1 में टीम है और सूची 2 में पदक विजेता है। तो देखिए सर्विसेज टीम जो है क्या हुआ, तो पूरे खेल में सर्वाधिक स्वर्ण किसने जीता, सर्विसेज टीम ने जीता। राष्ट्रीय खेल 2022 जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ, नेशनल गेम्स 2022 तो गुजरात के 6 शहरों में हुआ था, जिसमें कि आपको बताना है कि सर्विसेज टीम ने पूरे खेल में सर्वाधिक स्वर्ण जीता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र सर्वाधिक पदक जीते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण किसने जीता, सर्विसेज की टीम में, क्योंकि सर्वाधिक पदक यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों को मिलाकर महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा। जबकि हरियाणा की हम बात करते हैं तो पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसमें स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। और कर्नाटक जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो पदक तालिका में चौथा स्थान स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। इसको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा 4 A2 B1 C3 D4। अब देखिए क्वेश्चन है कि बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 यानी कि बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए स्टेटमेंट एक है कि लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया, जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य भी शामिल थे। तो बिल्कुल सही है। इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, ये भी सही है। और विधेयक में एक अनुच्छेद 63A भी है। क्या है, 63A भी है, जो कि रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास नीति की स्थापना से संबंधित है। यानी कि नया आर्टिकल जो है संविधान में जुड़ जाएगा जब ये पूरी तरह से पास हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32। अब देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है। तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जो है 5 तरह की रीट जो है जारी कर सकती है। तो 5 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों को नाम, जो कि गर्मी के समय में चलती है, जिसको लू बोलते हैं। गर्मियों में अक्सर आपने सुना होगा नॉर्थ इंडिया में कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लू लग जाएगी। और लू लगने के बाद जो है फिर जो है आपको अलग अलग तरकीब जो है निकालने पड़ते हैं। आम का यहाँ पर पका कर पिया जाता है नमक मिलाकर। तो इस तरह से जो है आपको लू से बचना होता है। तो लू इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि पुष्पमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। तो देखिए ये बहुत ही प्रसिद्ध ये आपको वाकया था कि पुष्पमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ का सेनापति था और इन्होंने राजा की हत्या कर दी और उसके बाद इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्पमित्र शुंग, तो शुंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब जो है NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस
MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जो है पेश किया। तो 2 दिसंबर 2011 इसका सही उत्तर होगा। 2 दिसंबर 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस MFI के लिए व्यापक जो है नियामक ढांचा 2 दिसंबर 2011 को पेश किया था। तो दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया। एक सेट और बचा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।